कुंडली विश्लेषण सीरीज में आज मैं फिर एक प्रेडिक्शन दूंगा टाइमिंग ऑफ मैरिज की। ये फिर ऐसा केस है जिसमें नेटिव की मैरिज नहीं हुई है। अभी मेरे पास केस आया और उन्होंने मुझे टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए पूछा, तो ईश्वर की दया से मैंने यहाँ पर इसका एनालिसिस करने की कोशिश की है और वो एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने इसमें एनालिसिस किया है। इसमें जो एक मेरा मेन कॉम्बिनेशन जो मैं लगाता हूँ, 4 ग्रहों का ट्रांजिट, सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड सेवेंथ लॉर्ड, वो इस कुंडली पर लगी नहीं रहा। काफी मैंने कोशिश की, तो आगे पीछे 5-6 साल तक मैं गया, तभी भी नहीं लगा। मगर जैसा मैंने कहा है कि कोई भी कॉम्बिनेशन 100% कुंडलियों पर नहीं लगता। इनके फादर भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं नेटिव के, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कॉम्बिनेशन तो ना अभी लग रहा है, ना 3 साल बाद लग रहा है, ना 5 साल बाद लग रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे कई बार रिक्वेस्ट किया, तो मैंने इसको एनालिसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ माय मल्टीपल टेक्निक्स। तो कुंडली के अंदर क्या होता है कि कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन, ये चीज हमें सभी एस्ट्रोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए कि 100% केस में कोई भी कॉम्बिनेशन लग नहीं सकता। 100% तो ईश्वर ही प्रेडिक्ट कर सकता है। इसीलिए हम मल्टीपल टेक्निक्स यूज करते हैं। जो भी 8-10 सूत्र हैं, उनमें यदि कहीं पे भी 3-4 सूत्र भी यदि लग जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर मैरिज होगी। फिर क्या है कि हम उसको केवल प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, हम सर्टेनली नहीं कह रहे होते कि उस टाइम पर मैरिज हो जाएगी, क्योंकि मैरिज के मल्टीपल रीजंस होते हैं और मल्टीपल दशाएं आती हैं, बार बार दशाएं आती हैं और बार बार मैरिज हो सकती है। तो इनिशियल बातें मैंने जो भी बताई, वो इसलिए बताई कि हमें अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल जब भी हम प्रेडिक्शन दें, तो हमें केवल पॉजिटिव चीजों को ही उस पर देखना चाहिए, नेगेटिव फैक्टर्स को नहीं देखना चाहिए। इवेंट ईश्वर की कृपा से, जब आप पॉजिटिव रहोगे तो ईश्वर की कृपा भी होती है और इवेंट हो जाता है। अब मैं इसमें प्रेडिक्शन दूंगा आज आप सभी के सामने। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम देखते हैं नॉर्मल, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ दी हुई है नेटिव की, तो उनके फादर की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये बना रहा हूँ प्रेजेंटेशन। तो वो भी इसे देखेंगे मैंने किस तरीके से एनालाइज किया है। कोई 5-6 घंटे के करीब इसमें टाइम लगा, तब जाकर मैं कुछ कर पाया हूँ। 22 जून 1993 को इनका डेट ऑफ बर्थ है। 6:40 AM टाइम ऑफ बर्थ है और दिल्ली का बर्थ है। तो ये चीजें अब आप नोट करके कुंडली बना लीजिए। मैंने यहाँ पर कुंडली बनाई हुई है, तो नोटबुक में नोट करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो मुझे टाइम क्यों लगा वो भी मैं रीजन बताऊंगा। मेरी 4 प्लेनेट ट्रांजिट टेक्निक इस पर एप्लीकेबल नहीं हुई, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम खराब होगा। यदि आपने मेरा वीडियो नंबर 1 देखा है टाइमिंग ऑफ मैरिज में, तो उससे आप सीखकर इस पर लगा के देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो पर भी ये लगाया था एनालिसिस में वो टेक्निक, मगर इस पर नहीं लग रही, इसलिए वो मैं उसको लगा नहीं रहा हूं यहाँ पर। मगर और बहुत सारी टेक्निक्स लग रही हैं। तो सबसे पहला क्या देखा मैंने कि दशा देखी इसकी नेटिव की, विंशोत्तरी दशा हम सबसे पहले देख ही लेते हैं। तो मरकरी राहु की दशा थी, तो मैंने देखा ध्यान से, तो मरकरी बेसिकली इनका लग्न लॉर्ड है, D1 का। तो लग्न लॉर्ड भी जैसा कि पैरामीटर्स मैंने बताया कि लग्न लॉर्ड, लग्न वीनस से 7th, वीनस, राहु और 7th लॉर्ड, और लग्न लॉर्ड इन D1 और D9 दोनों में, और 7th लॉर्ड इन D1 एंड D9 दोनों में, इनमें मैरिज की पॉसिबिलिटी होती है, मैरिज हो सकती है। तो ये कोई बहुत एक्सीलेंट तो कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर फिर भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे राहु आ गया। तो राहु के बारे में हम ऐसा मानते हैं राहु मैरिज करवा देता है, तो मैं उसी चीज को मानकर चल रहा हूं कि राहु यहाँ पर मैरिज करवा देगा। और मरकरी क्योंकि लग्न लॉर्ड है, तो लग्न लॉर्ड की दशा में लाइफ का कोई भी इवेंट हो सकता है, ये आप मानकर चलिए। आप केवल कंसर्न हाउस पर मत जाइए। लग्न लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर काम में। एक नेटिव का जो भी बॉडी है, उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो लग्न लॉर्ड कर ही देता है। तो मैं इस दशा को मान रहा हूं, ऑल दो 100% ये मुझे कन्विंसिंग नहीं लगती, मगर फिर भी इसमें काम हो जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा और आप लोगों का भी होगा। तो राहु को मैं मानकर ये मान रहा हूं कि, और ये लग्न लॉर्ड है, कि इस दशा में इसकी मैरिज हो जाएगी नेटिव की। 12/2/2026 तक ये दशा है। फिर इसमें बीच बीच में अंतर दशाएं भी आ जाएंगी, प्रत्यंतर दशाएं भी आ जाएंगी। फिर मैंने योगिनी दशा से सोचा,
तो योगिनी दशा उस टाइम थी संगठा उल्का, है मतलब 2025 तक। तो संगठा राहु की होती है, उल्का सैटर्न की होती है। सैटर्न का कोई इतना मुझे कॉम्बिनेशन कुछ खास नजर आया नहीं, मगर यही मानकर कि यहाँ पर सैटर्न आपका 9th हाउस में है, तो वो कोई इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं आया। राहु फिर आ गया है, इसलिए मैं इसको भी कंसिडर करके चल रहा हूं। राहु आ गया इसलिए हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं कि योगिनी दशा में भी राहु है, और राहु की दशा और अंतर दशाओं में मैरिज हो जाती है। तो 12 टू 2025 तक यहाँ पर राहु सेटर्न है, तो उसको मैंने कंसिडर कर लिया। तीसरा अब मैं चर दशा पर पिन पॉइंट कर रहा हूं। तो चर दशा इसकी करंटली जो चल रही है 22/6/2023 से लेकर 22/6/2024 तक, वो एक्वेरियस स्कॉर्पियो है, कुंभ और वृश्चिक की। तो अब हम चेक करते हैं। देखिए कुंभ, कुंभ ये रहा 11 साइन है। यहां पर ये दृष्टि डाल रहा है दारा कारक पर। ये जैमिनी दृष्टि है, ध्यान रखना। ये चर राशि है, इसको स्थिर राशि एस्पेक्ट करेगी। दारा कारक पर दृष्टि का डाल रहा है, और दारा कारक इस राशि पर दृष्टि डाल रहा है, ये भी कह सकते हो। यहीं पे दारा कारक नवांश भी रखा हुआ है। दारा कारक नवांश क्या होता है? दारा कारक जिस भी जो भी है वो नवांश चार्ट में जिस भी राशि में चला गया, यहाँ पे जैसे 4 साइन में चला गया है, तो D1 में वही दारा कारक नवांश होता है। तो जो जिसकी अंतर दशा चल रही है वो राशि दारा कारक को भी एस्पेक्ट कर रही है, दारा कारक नवांश को भी एस्पेक्ट कर रही है। फिर जो अंतर दशा है वो स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक की है, ये रहा। तो अंतर दशा भी इसको एस्पेक्ट करेगी, दोनों को, दारा कारक को भी और दारा कारक नवांश को भी। फिर जो दशा है वो उपज से 12वें भाव की है, तो उपज से दूसरा भाव, 7वां भाव और 12वां भाव भी मैरिज करा सकता है। तो ये चर दशा भी इसको सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, और चर दशा तो सबसे ज्यादा बेटर वे में सेटिस्फाई कर रही है। तीनों दशाएं कुछ हद तक इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। 100% एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन तो नहीं है, मगर दशाएं फिर भी सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने कहा कि हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं मैं। आगे के पीरियड में मैंने जाकर देखा है, तो वहां पे भी दशाएं सेटिस्फाई करेंगी। अगली दशा जो शुरू होती है नेटिव की, वो मरकरी जुपिटर की होती है बाद में 2026 के बाद। वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीलेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पर मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा। मैं अभी इसको अभी मैरिज की टाइमिंग्स में निकाल कर देना चाहता हूँ। 2026 के बाद भी इनके एक्सीलेंट चांसेस बनते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए तो मरकरी और जुपिटर की दशा आ जाती है इसमें। मैं एक्सप्लेन दोनों चीजें कर रहा हूं कि हम किस तरीके से टाइमिंग करेंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिखाना है। तो मरकरी जुपिटर तो आएगी 2026 में, तो वो अब से करीब करीब 2-2.5 साल बाद की बात है। तो उतना लेटर की यदि मैं बात करूंगा, तो जुपिटर क्योंकि यहाँ पर इस कुंडली के अंदर 7th लॉर्ड हो गया, तो 7th लॉर्ड की दशा में मैरिज हो जाती है। तो मरकरी जुपिटर ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन होता है वैसे तो देखने में। फर्दर यहाँ पर भी मैं देखता हूँ योगिनी दशा में भी, तो उस पीरियड में दशा चल रही है संगीता सिद्धा। सिद्धा होती है शुक्र की। तो वीनस देखिए यहाँ पे D9 का 7th लॉर्ड है, तो शुक्र की दशा ज्यादा फेवरेबल है, तो ये दशा ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अभी जो चल रही है। फिर जब मैं चर दशा में भी गया, तो 2026 में एक्वेरियस कैप्रिकॉन की दशा चल रही थी। ये एक्वेरियस है, कैप्रिकॉन है, तो ये दोनों, एक्वेरियस तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही था, अभी भी वही चल रही है। और कैप्रिकॉन क्योंकि ये देखिए इससे 7th भाव में है, दारा कारक से, दारा पद से भी 7th, वो दारा कारक से, नॉट सॉरी, दारा पद से नहीं, दारा कारक और दारा कारक नवान से 7th भाव में है, तो वो भी मैरिज करा सकता है। तो 2026 में भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अभी करंटली कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दशा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर ये दशा मैरिज करने में कैपेबल है। तो मैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर अभी चल रहा हूं। तो अभी एक मैंने टाइमिंग बताया है, 2026 फरवरी के बाद भी मैरिज हो सकती है, अभी नहीं होगी, तो वो भी एक टाइमिंग है। तो मैं 2 टाइमिंग यहाँ पर दूंगा, एक नहीं दूंगा। अभी का टाइमिंग मैं दे रहा हूं, मगर उसमें क्योंकि दशाएं उतनी फेवरेबल नहीं है, तो चांसेस 75% होंगे, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स मिल रहे हैं। और चर दशा काफी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है। योगिनी दशा समवट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, उसमें अंतर दशा उतना स्ट्रांग नहीं लग रही है। और विंशोत्तरी दशा में राहु क्योंकि मैरिज करा देता है, ये मानकर चल रहा हूं। और दशा मरकरी की है, तो मैंने आपको अपना माइंड बता दिया है क्या है। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले डबल ट्रांजिट देखूंगा मैं। ये मैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, जो सब लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं।
इसके बाद मैं अपने सूत्र लगाकर यहाँ पे देखूंगा कि लगते हैं या नहीं। तो ट्रांजिट में डबल ट्रांजिट का कंसेप्ट हम जानते ही हैं। तो ये सैटर्न है, यहीं पे ट्रांजिट कर रहा है करंट 11 साइन में आज की डेट में। तो 11 साइन से हम देखते हैं क्या ये कुछ इन्फ्लुएंस करता है क्या। तो यहाँ से वन ये आपका हम जाएंगे तो 12 11 ये सेवंथ हाउस को उतना बढ़िया तो इन्फ्लुएंस कर नहीं रहा है। सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट यहाँ पे कर नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी दृष्टि से सेवंथ हाउस को नहीं कर रहा। सेवंथ लॉर्ड को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सेवंथ लॉर्ड को भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है करंटली डबल ट्रांजिट के केस में। मगर जुपिटर को देखते हैं करंटली तो वो जुपिटर सेवंथ हाउस को भी कर रहा है। यहाँ पर ये सेवंथ हाउस हो गया, जुपिटर सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है नवी दृष्टि से। तो डबल ट्रांजिट में भी सैटर्न उतना बढ़िया कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है तो बहुत श्योर नहीं हो सकते कि अभी मैरिज होगी क्या। अब मैं रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा, मगर मैं 2026 में चला जाता हूं। मैं दोनों चीजें एक साथ बता रहा हूं आपको। 2026 में चला जाता हूं तो उस टाइम जो शनि है वो 12 साइन में है, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहां से वो देखिए सेवंथ लॉर्ड को भी करेगा और सेवंथ हाउस को भी करेगा। ये सेवंथ लॉर्ड रहा जुपिटर, ये सेवंथ और सेवंथ हाउस को भी करेगा। दशाएं मैंने उस टाइम की वैसे ही एक्सप्लेन करी दी थी आपको। और 2026 में चले जाओगे तो जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा, वो आपके सेवंथ हाउस को डायरेक्टली करेगा। तो डबल ट्रांजिट सेवंथ हाउस पे होगा 2026 में। जब सैटर्न 12 साइन में होगा और जुपिटर 3 साइन में होगा तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उस टाइम पर दशाएं ज्यादा बेहतर हैं, बेटर दशाएं। अभी करंटली हमने दशाएं देखा उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और जुपिटर तो खैर ट्रांजिट में 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है मगर सैटर्न नहीं कर रहा है। अब हम और सूत्रों को देखते हैं। तो और सूत्रों को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूं सूत्र, जैसे मैं हर बार दिखाता हूं। एक जगह मैंने लिख के रखे हुए हैं तो वो अब मैं आपके साथ इस कुंडली पर भी लगाऊंगा। सैटर्न एस्पेक्ट दारा कारक, ये भी एक सूत्र है, केएन राव सर का फॉर्मूला है कि शनि दारा कारक को एस्पेक्ट करो। यहाँ पे आप जेमिनी एस्पेक्ट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये फॉर्मूला लग रहा है कि अभी सैटर्न ट्रांजिट वाला सैटर्न की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिट वाला सैटर्न अभी यहाँ पर है, तो वो ये देखिए ये आपकी स्थिर राशि है और दारा कारक चर राशि में ये एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला लग रहा है। मगर 2026 में सैटर्न यहाँ पे होगा तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वो 12 साइन में होगा तो ना ही तो वो पाराशरी दृष्टि से दारा कारक को देखेगा और ना ही ये अभी करंट जो जेमिनी दृष्टि से भी नहीं देखेगा। तो पहला फॉर्मूला अभी करंट मैरिज को फुलफिल करता है और मगर उस टाइम पर 2026 में नहीं करता। वैसे 60 to 70% केसेस में ये फॉर्मूला लगता है। दूसरा, जुपिटर ट्रांजिटिंग ऑन विवाह सहम। तो ये विवाह सहम मैंने मार्क करके रखा हुआ है, जिसको निकालना नहीं आता वो खुद निकाल सकता है कि लग्न लॉर्ड की डिग्रीज को पूरे लॉन्गिट्यूड को सेवेंथ लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड में ऐड कर ले, और यदि 12 से ज्यादा साइन आ जाता है तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको विवाह सहम आ जाता है। इसका मैंने निकाला है तो वो यहाँ पर आ रहा है सेजिटेरियस साइन के अंदर विवाह सहम। तो विवाह सहम को अभी करंट में यहाँ पर जुपिटर है वो भी एस्पेक्ट कर रहा है, और 2026 में शादी करनी हो तभी भी जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जुपिटर होगा वो 7वीं दृष्टि से इसे एस्पेक्ट करेगा। तो विवाह सहम की कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। मगर जो पहली वाली कंडीशन है वो अभी मैरिज होती है तो सेटिस्फाई हो रही है, 2026 में नहीं होती। अब तीसरा रूल लगाऊंगा मैं सैटर्न का ट्रांजिट रूल। तो सैटर्न के ट्रांजिट रूल में ए और बी ये 4 कंडीशन है, इनमें से बेसिकली कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम मान लेते हैं, मगर एक से जितनी ज्यादा सेटिस्फाई होंगी उतने मैरिज के चांसेस ज्यादा होंगे। तो पहला है एस्पेक्ट उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड, और इन द ट्राइन ऑफ उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि उपपद लग्न ये रही, मैंने उपपद मार्क किया है, और 12 साइन है तो उपपद लग्न लॉर्ड ये हो गया। तो करंटली जब शनि जहां ट्रांजिट में है वो उपपद को भी नहीं देख रहा, उपपद लग्न लॉर्ड को भी नहीं देख रहा है, और इससे ट्राइन में भी नहीं है। ना ही तो उपपद लग्न लॉर्ड से ट्राइन में है, ना ही उपपद लग्न से ट्राइन में है। तो ये करंटली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मगर 2026 में वो 12 साइन में चला जाएगा तो उपपद लग्न पे ही ट्रांजिट कर रहा है, उपपद लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट भी करेगा। पर इसमें और एक दो कंडीशंस और हैं, वो ये होती है कि वो एस्पेक्ट करे जुपिटर को, मार्स को, या दोनों को। तो हम देखते हैं वो यहाँ पर है तो देखते हैं क्या किसी को एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर को नहीं कर रहा मगर मार्स को कर रहा है, इसलिए ये वाली तीसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है।
चौथी है नेटल सैटर्न पे ट्रांजिट कर रहा हो, तो ये नेटल सैटर्न पे ट्रांजिट कर रहा है, नेटल सैटर्न है। मगर जब वो 12 साइन में चला जाएगा तो नेटल सैटर्न पे ट्रांजिट नहीं करेगा, जुपिटर को ये तभी भी एस्पेक्ट करेगा। तो ये वाली कंडीशन मोर एंड लेस दोनों टाइम पर सेटिस्फाई हो रही है। मैं पहले ही बता देता हूं, इन 4 सूत्रों में यदि जितने ज्यादा सूत्र सेटिस्फाई होंगे, मैरिज के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी करंट मैरिज में ये पहले 2 सूत्र सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, मगर तीसरे और चौथे हो रहे हैं। 2026 में होती है तो पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र सेटिस्फाई हो रहा है, चौथा नहीं हो रहा। तो दोनों टाइम पर मैरिज हो सकती है इस सूत्र के हिसाब से। अब मैं ट्रांजिट रूल ऑफ मार्स की बात करूंगा। तो ट्रांजिट रूल ऑफ मार्स में यही रूल लगते हैं जो कि सैटर्न वाले हैं, ओनली जो डी पार्ट है उसमें नेटल मार्स आ जाता है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ट्रांजिट मार्स करंटली ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस साइन में, अप्रैल के आसपास ये पाइसेस साइन में 12 साइन में होगा। तो देखिए उपपद पे ट्रांजिट कर रहा है, उपपद लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है और जुपिटर को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मगर ये नेटल मार्स को ट्रांजिट में एस्पेक्ट नहीं करेगा, नेटल मार्स को नहीं करेगा। यदि मैं इसको 2026 में अप्रैल के आसपास लेता हूं तभी भी इसकी यही कंडीशन है, इसी जगह पे आएगा ये 12 साइन में। तो वो सिमिलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि उपपद पे ट्रांजिट करेगा, उपपद लग्न लॉर्ड पे ट्रांजिट करेगा, जुपिटर पे करेगा, नेटल मार्स पे नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं। आपकी 4 में से 3 कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मार्स रूल भी यहां पर अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिट जुपिटर रूल। तो ट्रांजिट जुपिटर रूल का रूल है एस्पेक्ट आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा है 7th हाउस ऑब्लिक 7th लॉर्ड। तो करंटली ये जुपिटर यहां पर है और आरूढ़ लग्न इसकी इस साइन पर है। तो यहां से करंटली 1 2 3 4 5 ये आरूढ़ लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है क्लियर कट, और ये 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मगर 2026 में जाता हूं तो ये यहां पर चला जाएगा 3 साइन में। तो 3 साइन से ये क्या करेगा कि 7th हाउस और 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा, मगर ये आरूढ़ लग्न यहां पर आ गई तो आरूढ़ लग्न को एस्पेक्ट नहीं करेगा, और ना ही यहां से वो आरूढ़ लग्न लॉर्ड जो सन है उसको भी एस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये वाली कंडीशन अभी करंटली ज्यादा बेटर सेटिस्फाई हो रही है, उस टाइम उतना बेटर सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये सभी सूत्र मैंने आपके सामने लगाए। तो सभी सूत्रों को लगाने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद मुझे जो ज्यादा 2 टाइम पॉसिबल टाइम लगते हैं, वो एक टाइम लगता है पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज। और भी मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, वो यहाँ पर सारा एक्चुअली बताना पॉसिबल नहीं है, पर मैं किस तरीके से एनालाइज किया है वो आपको समझाया है। तो उसमें अप्रैल 2024 के पास चांसेस हैं, जैसे मैं कहूँ 60 to 70% चांसेस ये है कि इस नेटिव की मैरिज अप्रैल के आसपास कहीं फिक्स हो जानी चाहिए। वो जो बात होगी वो आगे बढ़ेगी, और तब यदि पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो फिर ये 2026 में काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वहां पे डबल ट्रांजिट भी फेवर कर रहा है और दशाएं फेवर कर रही हैं। ये एक कॉम्बिनेशन ही मैरिज करवा देगा। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, वो लग रहे हैं, मगर 2026 में डबल ट्रांजिट और दशाएं काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी 2024 में ये कॉम्बिनेशन पूरी तरह नहीं लग रहे, इसलिए 75% कॉम्बिनेशन या इस तरीके से लग रहे हैं, और डबल ट्रांजिट उतना स्ट्रांगली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए मैरिज हो सकती है हालांकि, पर वो 75 to 80% चांसेस हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस में ये प्रस्तुत किया है केस। आपको कैसा लगा वीडियो मेरा? एंड तक यदि आपने देखा है और आपको कुछ समझ में आया है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। कुछ कुछ एक कमेंट्स मेरे पास आते हैं जिससे मुझे भी सीखने को मिलता है, और मैं उसमें और रिसर्च करता हूं। तो आप लोगों से एंड में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें, आपको जैसा भी लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी लगा हो। यदि आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तभी भी आप डालें, तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, अदर मैटर्स पे भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। अभी क्योंकि मेरे पास मैरिज सीरीज में चला रहा हूं तो मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मेरा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए, इसलिए जो चीजें मेरे पास अपने तक सीमित मुझे रखनी चाहिए थी वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इन सूत्रों को जनरली कोई बताता नहीं है। तो एंड में अभी आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। जेमिनी सीरीज मैंने आज शुरू कर दी है, तो आप जेमिनी के वीडियोस भी देखते रहें।
और अपने मिलने जुलने वालों को भी बताएं यदि वो सीखना चाहें तो। धन्यवाद।